हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है जॉब इंटरव्यू। ठीक है, इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप किसी केमिकल इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन सीरीज में। ठीक है, यानी कि हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि कॉमनली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। इस जॉब इंटरव्यू के सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन किसे कहते हैं? यूनिट ऑपरेशन। ये देखिएगा, ये जो यूनिट ऑपरेशन है ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही कि सीरीज में जितनी भी वीडियोस आएंगी और उसमें जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। उसका केवल आपको जनरल अवेयरनेस में आपको बताऊंगा, मतलब यानी कि उसकी बेसिक चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि यदि डीप में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियोस होंगी। ठीक है, तो हम ओनली उसके बेसिक चीजों को मैं बताऊंगा, जिससे क्या है कि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का पर्पज ही यही है, इस सीरीज के बनाने का पर्पज यही है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो इंटरव्यू से पहले यदि आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं, हमारी ये वीडियो सारी देखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपकी पुरानी चीजें हैं ना वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है ये टॉपिक आप पढ़े नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये नया है टॉपिक। ये सारे टॉपिक आप पढ़े हैं, ये सारे टॉपिक वही मैं डिस्कस करूंगा जो आप पढ़े हैं, बस वो मैं छांट के उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि जनरली पूछे ही जाते हैं और वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएं। ठीक है, तो ये सीरीज बनाने का पर्पज बेसिकली यही रहेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? यूनिट ऑपरेशन। अब यूनिट ऑपरेशन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, यूनिट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सा भी ऑपरेशन जिसमें फिजिकल चेंज हो उसे हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। इसमें कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज यानी कि आपके इंडस्ट्रीज में यदि कोई ऑपरेशन हो रहा है उसमें कोई ओनली फिजिकल ही चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है? वो यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल के तौर पे क्या होगा आपका? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो होता है वो आपका यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें ओनली फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? ओनली फिजिकल चेंज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑपरेशन। तो आप सिंपल सा चीज याद रखिएगा, फिजिकल चेंज। यदि फिजिकल चेंज तो यूनिट ऑपरेशन। एंड सेकेंड टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं वो क्या होता है? यूनिट प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस किसे कहते हैं? ठीक है, यूनिट प्रोसेस किसे कहते हैं? ठीक है, अब यूनिट प्रोसेस किसे कहते हैं? तो कोई सा भी प्रोसेस जिसमें यदि केमिकल चेंज हो रहा हो। किसमें क्या हो रहा हो? केमिकल चेंज। यदि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं दैट मीन्स क्या है? वो यूनिट प्रोसेस कहलाएगा। यदि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वो क्या होगा? यूनिट प्रोसेस कहलाएगा। यानी कि आपके इंडस्ट्रीज में यदि कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें कोई केमिकली चेंज हो रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि उसमें कोई रिएक्शन हो रही है, ऐसे समझिए कि उसमें यदि कोई रिएक्शन हो रही है दैट मीन्स वो क्या है? वो है यूनिट प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, यूनिट प्रोसेस में क्या है कि जरूरी नहीं है कि केवल केमिकल चेंज हो। केमिकल चेंज के साथ साथ हो सकता है फिजिकल चेंज भी हो रहा हो। ठीक है, यानी कि यदि किसी प्रोसेस में केमिकल चेंज के साथ साथ फिजिकल चेंज भी हो रहा हो या फिजिकल चेंज नहीं हो रहा हो, ओनली केमिकल चेंज ही हो रहा हो, तो वो क्या होगा? वो यूनिट प्रोसेस कहलाएगा। लेकिन यूनिट ऑपरेशन में क्या होगा? यूनिट ऑपरेशन में ओनली फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल चेंज, यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंज। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस में आपका सिंपल से यही बताना है कि यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल चेंज होता है और यूनिट प्रोसेस में आपका केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज यानी कि इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल आपका जैसे आपका क्लोरीनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया, हाइड्रोजिनेशन, पॉलीमराइजेशन, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, ऐसे मतलब जहां पे भी केमिकल रिएक्शंस कोई हो रही हैं दैट मींस वो किसके अंतर्गत आएगा? वो यूनिट प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपका दो टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिएगा, किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर
आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को ही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी कि हर एक लिक्विड का जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर उसका अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, किसी का ज्यादा किसी का कम, तो उसी हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करता है। ठीक है, तो क्या है कि किसी भी लिक्विड का मतलब जिस टेम्परेचर पर या एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम, तो 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा, तो वो उस टेम्परेचर को ही उस लिक्विड का उस बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और उसी टेम्परेचर पर वो लिक्विड का होगा बॉयल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है बॉयल होना चालू होता है। तो ये तो आपकी सिंपल चीज होगी, लेकिन आप टेक्निकल लैंग्वेज में उसका डेफिनेशन क्या देंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो लिक्विड बॉयल होना चालू होता है। ठीक है, ऐसे ही आप एक आध और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे MEOH यानी कि मेथनॉल को शॉर्ट में MEOH भी लिखते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 64.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि मेथनॉल का क्या है कि इतने डिग्री सेल्सियस पे मेथनॉल का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस उतने टेम्परेचर पे वो लिक्विड वो मेथनॉल जो है वो बॉयल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आप फर्स्ट टाइम है, यदि आप फ्रेशर हैं और यदि किसी इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कुछ कॉमन केमिकल हैं जिनके आपको बॉइलिंग पॉइंट तो याद ही होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए, साथ में आपका कुछ कॉमन केमिकल हैं जिनका आपको बॉइलिंग पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ केमिकल्स कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जो कि लगभग हर एक इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे मेथनॉल आपका जो होता है, मेथनॉल ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज, सभी केमिकल इंडस्ट्रीज में, फार्मा में, एग्रोकेमिकल वगैरह सब में यूज होते हैं ये मेथनॉल। ठीक है, ऐसे आपका EDC होता है, एक EDC होता है, टॉल्विन होता है, ये कुछ केमिकल्स हैं, मतलब कुछ सॉल्वेंट हैं जिनका आपको बॉइलिंग पॉइंट याद ही होना चाहिए। ठीक है, हेक्सेन हो गया, इन सब चीज इनका आपको याद होना चाहिए। तो आप एक मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा, 5-6 केमिकल 10 सॉल्वेंट का कम से कम याद रखिएगा, जो कि ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन में आपको जब बताया, तो आपको बताया कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, एक बार वेपर प्रेशर देख लीजिए कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, तो देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी लिक्विड के वेपर द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पे ही लगाए जाने वाले जो प्रेशर है उनको वेपर प्रेशर कहते हैं। कैसे, इनको थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर हम ले रहे हैं, कोई कंटेनर, और इसमें कोई वोलेटाइल लिक्विड भर रहे हैं। ठीक है, वोलेटाइल दैट्स मीन जो बॉयल हो सके। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड में कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे पानी ले लीजिए, मेथनॉल ले लीजिए, EDC ले लीजिए, टॉल्विन ले लीजिए, हेक्सेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें सपोज दैट हम पानी ही पकड़ के चलते हैं कि इसमें H2O है। ठीक है, अब इसमें H2O है और इस कंटेनर को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, इस कंटेनर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब इस कंटेनर को बंद करेंगे तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विड जब उसके बॉइलिंग होती है तभी उसके वेपर बनते हैं, एक इवेपोरेशन भी चीज होती है। इवेपोरेशन भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, आगे हो सकता है इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा लंबा जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इवेपोरेशन के बारे में भी डिस्कस करूंगा, और इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा है क्या चीज कि अगर आप नॉर्मली किसी लिक्विड को, जैसे पानी को ही या कोई सॉल्वेंट को जो कि वोलेटाइल है, उसको यदि किसी वेसल में रख रहे हैं, किसी कंटेनर में रख रहे हैं, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट होते हैं। उसके मतलब बहुत कम अमाउंट में कुछ वेपर्स निकलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होंगे, कुछ वेपर्स क्या होंगे, ऊपर की ओर उठेंगे, इवेपोरेट होंगे। ठीक है, अब वो इवेपोरेट होंगे ना, तो ये इसके सतह पे जाएंगे, उसके सतह से फिर दोबारा इस पे हिट करेंगे, इस लिक्विड के सरफेस पे,
तो ये जो इवेपोरेट हुए हैं वेपर और उनके द्वारा जो इसके सरफेस पे ही प्रेशर लग रहा है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। इस लिक्विड के ही वेपर द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे लगने वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो यही जो वेपर प्रेशर है ना, यही जो वेपर जब, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी चीज का टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसके ज्यादा वेपर बनने चालू होते हैं और वो वेपर प्रेशर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब वो प्रेशर 760 mmHg 760 mmHg यानी कि 760 mmHg यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, मतलब 760 mmHg जो होता है 1 atm के इक्वल होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। यानी कि 760 mmHg जब ये वेपर का प्रेशर इसके इक्वल होता है उस कंडीशन में लिक्विड बॉयल होना चालू होता है। तो इसको जब हीट करते हैं अपना पानी को, जैसे जैसे हीट करते जाते हैं वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है इस पानी का टेम्परेचर, उस कंडीशन में इसका वेपर इतना ज्यादा फॉर्म हो जाता है और इतना ज्यादा प्रेशर बनाने लगता है कि 760 mmHg के इक्वल हो जाता है और उस कंडीशन में पानी जो होता है वो बॉयल होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसी को बॉइलिंग बोलते हैं और वेपर प्रेशर आप समझ ही गए, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक किसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बबल पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बबल पॉइंट किसे कहते हैं, बबल पॉइंट किसे कहते हैं। बबल पॉइंट क्या होता है, तो देखिएगा बबल पॉइंट जो होता है किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर का फर्स्ट वेपर बने। मतलब जैसे कि मान लीजिए इसको जब हम पानी को हीट कर रहे हैं तो इसमें उस पानी का वह टेम्परेचर जिस पे फर्स्ट बबल क्या हो उस पे फॉर्म हो। जैसे आप किसी कंटेनर में पानी लीजिए और उसको जब हीट करते हैं तो देखिएगा नीचे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एक टाइम आता है नीचे छोटे छोटे बबल बनना चालू होते हैं। तो जब फर्स्ट बबल जब फॉर्म हुआ ना, जब फर्स्ट बबल जो बना जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का बबल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का बबल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत शॉर्ट में मैं चल रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, केवल टॉपिक को जनरल चीजें टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि वो क्या होता है, ठीक है। जैसे अब डिस्टिलेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। डिस्टिलेशन के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो, मतलब कई सारी वीडियो बना चुका हूं जिसमें डीप में डिस्कस किया हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको केवल जनरल चीजें बताऊंगा डिस्टिलेशन के बारे में कि डिस्टिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे मान लीजिए डिस्टिलेशन में बता रहा हूं आपको डिस्टिलेशन क्या होता है। तो देखिएगा डिस्टिलेशन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है, मैं आपको एग्जांपल बताया था कि यूनिट ऑपरेशन का एग्जांपल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें किसी लिक्विड मिक्सचर को थर्मल एनर्जी का यूज करके उस लिक्विड मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एंड उसके वोलेटिलिटी के बेस पे हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी कि कोई मिक्सचर है, कोई लिक्विड मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट मिक्स हो सकते हैं या हो सकता है कि दो से ज्यादा भी मिक्स हो सकते हैं और उन कंपोनेंट को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं कि थर्मल एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बिहाफ पे उनको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में बेसिकली ये चीजें होता है। अब डिस्टिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो डिस्टिलेशन जो होता है मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर पे है आपका सिंपल, सिंपल या आप लिख सकते हैं बैच डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। सेकेंड आपका हो जाएगा, सेकेंड आपका होगा वैक्यूम, ले लेते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। सॉरी, इसको बैच ना लिख के आप ऐसा लिखो कि सिंपल या एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, ठीक है। सिंपल या एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन आप ऐसा मानो कि फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है सिंपल, उसे बोलते हैं, या उसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो आपका होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड थर्ड जो होता है वो आप फ्रैक्शनल ले लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फोर्थ होगा आपका स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। फिफ्थ हो जाएगा आपका एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन एंड सिक्स आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है।
पूरा डिस्टिलेशन नहीं लिख रहा हूं, आप उतना तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन मैं आपको डेफिनेशन बता दें कि डिस्टिलेशन क्या होता है। अब ये चीज मैं आपको बताता हूं तो डिस्टिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिस्टिलेशन बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है सिंपल या एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन। सिंपल या एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या होता है, देखिए सभी डिस्टिलेशन की ही टेक्निक हैं, बस अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग टेक्निक से हम उनका सेपरेशन करते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे यही रहता है कि किसी लिक्विड मिक्सर से उनमें जो मतलब उस लिक्विड मिक्सर में जो भी कंपोनेंट मिक्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे इन सभी डिस्टिलेशन में, चाहे कोई सा भी डिस्टिलेशन हुआ उस सभी में ये जो प्रिंसिपल है कि बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे यानी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेस पे उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सब में होंगी, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी टेक्निक अलग हो जाएंगे। जैसे सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, सिंपल या एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में इसमें ओनली हम बाइनरी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, यानी कि जो ऐसा मिक्सचर जिसमें केवल 2 कंपोनेंट मिक्स हैं और उन दोनों कंपोनेंट के मिक्स होने के साथ साथ भी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस यदि ज्यादा है यानी कि लार्ज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है तो उस कंडीशन में हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या रहता है, इसमें जो मिक्सचर है हो सकता है उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हायर हो, जैसे 300 डिग्री 400 डिग्री सेल्सियस हो या 250 डिग्री सेल्सियस हो, और हमारा जो ऑपरेशन है यानी कि हमारा जो प्लांट है हम उतना टेम्परेचर नहीं रीच कर सकते हैं, ठीक है। हमें कम टेम्परेचर में ही हमें उस कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो उस कंडीशन में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और इसका एक और पॉइंट होता है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल भी कुछ होते हैं जिनको उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक नहीं ले जा सकते हैं, तो उसको भी हम वैक्यूम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम उस सिस्टम में वैक्यूम प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका 1 atm है, लेकिन उस पूरे सिस्टम में क्या करते हैं कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर देते हैं। जब नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर देते हैं तो हमको कम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड क्या होता है, बॉयल हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो लिक्विड बॉयल होता है, ठीक है। लेकिन अब उस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन में उसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कम कर दे रहे हैं। वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg लगना चाहिए, वहां पे क्या कर दे रहे हैं हम, वहां वैक्यूम क्रिएट करके कम कर दे रहे हैं उसको, तो कम ही टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो जा रहा है और कम टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर पा रहे हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में बेसिकली ये होता है। आपको बहुत ज्यादा डीप में जानना है तो इसके सेपरेट वीडियो में बना रखा हूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है। इसका सेपरेट वीडियो है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है ना, ये इस डिस्टिलेशन में जनरली जब मोर देन 2 कंपोनेंट किसी मिक्सचर में मिक्स होता है, यानी कि 2 से ज्यादा कंपोनेंट जब मिक्स रहता है उस कंडीशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। ये रिफाइनरी में यूज होता है। क्रूड ऑयल में जो सेपरेशन करते हैं ना, जैसे पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये सारी चीजें, वो सभी किससे होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं, ठीक है। और ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ये हमेशा कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन होता है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एज ए बैच वाइज नहीं चलाया जाता है, एज ए कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन होता है। इसके अलावा जो भी टाइप के डिस्टिलेशन है इनको हम बैच वाइज भी चला सकते हैं, कंटिन्यूअस भी चला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस चलता है और इसमें मोर देन 2 कंपोनेंट जब मिक्स रहते हैं किसी मिक्सचर में, उस कंडीशन में हम इसको इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका आता है स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, देखिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज वहां पे करते हैं जहां पे किसी मिक्सचर में क्या है कि एक की जो, जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं और उसमें एक कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हायर है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज के रूप में नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस है। उस कंडीशन में हम बहुत ज्यादा हायर, मतलब जितना जैसे मान लीजिए उसका 400 डिग्री 300 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट हो और उस बॉइलिंग पॉइंट तक हम ना रीच कर सकें अपनी यूटिलिटी से, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन लाइव स्टीम उसमें हम कॉलम में डालते हैं, उससे हम सेपरेट करते हैं। इसके पे यदि आप बोलेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें भी एक चीज और है, जैसे वैक्यूम डिस्टिलेशन में हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ऐसे कहीं कहीं पे स्टीम डिस्टिलेशन को भी हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। और कहीं पे ऐसा होता है कि यदि हीट सेंसिटिव मटेरियल नहीं भी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि वो हम रीच नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन का ये पर्पज होता है यूज करने का, ठीक।
5th नंबर पे है आपका एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन की वो टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि जब किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, जो बाइनरी मिक्सचर है कोई, और उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है बहुत वेरी क्लोज है, मतलब बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट सपोज दैट 109 हो और किसी का बॉइलिंग पॉइंट 110 हो, मतलब इनकी बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है ना बहुत कम हो, जिनको हम नॉर्मल डिस्टिलेशन से हम उनको सेपरेट ना कर पा रहे हो, उस कंडीशन में एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक हम थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं जिनको हम इंट्रेनर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट जिसको ऐड करते हैं उसका नाम देते हैं इंट्रेनर। वो कोई भी चीज हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, वो कुछ भी उसका मतलब उसका मेन नाम कुछ और होगा, लेकिन उस प्रोसेस में उसको हम नाम देते हैं इंट्रेनर, ठीक है। एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, कोई थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं जिसका नाम देते हैं इंट्रेनर। वो क्या करता है, लो बॉइलिंग एजोट्रॉप क्रिएट करता है, ठीक है। लो बॉइलिंग एजोट्रॉप क्रिएट करता है किसी एक के साथ। जैसे मान लीजिए कोई मिक्सचर था जिसमें ए और बी कंपोनेंट थे और हमने एक थर्ड सी कंपोनेंट को ऐड किया इसमें, तो थर्ड सी कंपोनेंट जो इंट्रेनर है जिसको हमने ऐड किया, ये क्या किया, इनमें से किसी एक के साथ मिलके लो बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाया, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होके सेपरेट आउट हो जाता है, यानी कि डिस्टिल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट वो बॉटम से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं और लो बॉइलिंग एजोट्रॉप बनता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं कम टेम्परेचर पे ही, यानी कि वो सेपरेशन हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद जो हमने जिसके साथ, जैसे मान लीजिए ए और सी मिलके लो बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाए, तो बाद में क्या करते हैं, ए और सी को हम सेपरेट कर लेते हैं फिर डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है। 6 नंबर पे क्या है, ये है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। इनमें और इनमें डिफरेंस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के केस में यूज करते हैं, और इसको भी बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट के केस में यूज करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में भी बेसिकली क्या होता है, एक थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं, जो कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें भी कोई ए और बी कंपोनेंट था, इनमें हमने एक थर्ड कंपोनेंट ऐड किया, और थर्ड कंपोनेंट क्या करता है, किसी एक के साथ, मान लीजिए बी के साथ क्या किया, हमने सी को ऐड किया, सी क्या किया, बी के साथ मिलके बॉटम में रुक जाता है, और ये इसका मतलब ये हाईली मिसिबल होता है बी के साथ, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। और उसमें क्या होता है, बेसिकली रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होता है इसमें, इस मिक्सचर का, टोटल मिक्सचर का क्या करता है, जो सी कंपोनेंट है, इस टोटल मिक्सचर का रिलेटिव वोलेटिलिटी बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि डिस्टिलेशन के लिए रिलेटिव वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। डिस्टिलेशन के लिए रिलेटिव वोलेटिलिटी कितना होना चाहिए, मोर देन 1 होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, मतलब जितना ज्यादा 1 से ज्यादा होगा उतना ही अच्छा सेपरेशन होता है डिस्टिलेशन में, ठीक है। तो ये जो सी कंपोनेंट है ना, वो रिलेटिव वोलेटिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे सेपरेशन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने लगभग 5 पॉइंट को डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी नए नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो आप बताइएगा कि मैं और वीडियो में टॉपिक कुछ ऐड करने हो, वो भी मैं ऐड करूंगा, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।